अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जब हम पढ़ते हैं तो वेक्टर्स के बेसिकली दो मेजर टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं पोलर वेक्टर्स और दूसरा जो टाइप होता है जनरलाइज हम बात करते हैं तो एक होता है एक्सियल वेक्टर्स। अब हम इसको समझेंगे तो ये जो पोलर वेक्टर्स होते हैं, पोलर वेक्टर्स हम उनको कहते हैं जो ट्रांसलेटरी मोशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया। तो ये जितने भी वेक्टर्स हमारे पास होते हैं ये जो होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो वेक्टर ट्रांसलेटरी मोशन में इन्वॉल्व होंगे उनको हम कहते हैं polar vectors. So those vectors which are involved in translatory motion are known as polar vectors. polar vectors के जो examples हैं, पोलर वेक्टर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, जैसे हम कहते हैं फोर्स है, जैसे हम कहते हैं वेलोसिटी है, जैसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन है। तो ये जितने भी जो हैं वो हमारे पास पोलर वेक्टर्स होते हैं। अगर आप एक्सियल वेक्टर की बात करेंगे तो हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोटेटरी मोशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो दोज वेक्टर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रोटेटरी मोशन, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, जैसे हमारे पास टॉर्क है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये सारे के सारे जो हैं एक्सियल वेक्टर्स हैं। या एक्सियल वेक्टर्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोज वेक्टर्स विच आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं दोज वेक्टर्स विच आर always directed towards the axis of rotation। यानी वो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन टुवर्ड्स दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उनको हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। एक्सियल वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एंगुलर वेलोसिटी, उसी के साथ हम कह सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो या हम कह सकते हैं टॉर्क, ये सारे जो हैं हम कहते हैं कि ये एक्सियल वेक्टर्स हैं। अब एक्सियल वेक्टर्स की एक और पॉइंट भी नोट कर दें, हम कहते हैं कि जब दो पोलर वेक्टर्स की हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक्सियल वेक्टर मिलता है। सपोज कैसे, जैसे हम कहते हैं भाई एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम दो पोलर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है। एक हमारा पोजीशन वेक्टर है और एक हमारा लीनियर मोमेंटम है। जब हमने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिल गया और एंगुलर मोमेंटम एक किस्म का एक्सियल वेक्टर है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं when two polar vectors are cross multiplied, result is a क्या कहते हैं हम एक्सियल वेक्टर। तो वहाँ से जो रिजल्ट आएगी वो एक्सियल वेक्टर की होगी। ठीक है, इसी तरीके से एक MCQs भी यहाँ से बन सकता है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग is an
एक्सियल वेक्टर, यानी इनमें से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो एक्सियल है। तो हम ऑप्शन लिख सकते हैं। सपोज हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर हम लिख रहे हैं वेलोसिटी, फिर हम लिख रहे हैं एक्सेलरेशन, और फिर हम लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो आप इसमें से बता सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, तो हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक किस्म का एक्सियल वेक्टर है। अभी हम वेक्टर के कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे। तो अभी हम वेक्टर का जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं, तो हम अब पढ़ेंगे अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे अब हम डिस्कस करेंगे कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं? वो वेक्टर्स जिनकी इनिशियल पॉइंट यानी जिनका टेल जो है वो सेम होता है। दोज वेक्टर्स which have same initial means tail is known as कोइनिशियल वेक्टर। अब जैसे कि कोइनिशियल वेक्टर कैसे होंगे, तो ये डायग्राम देखें। सपोज करें ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर हमारा बी है, और ये वेक्टर हमारा सी है। तो हम ए वेक्टर को, बी वेक्टर को और सी वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो टेल है वो एक ही पॉइंट पे है। तो जैसे डेफिनेशन में लिखा है, दोज वेक्टर विच हैव द सेम इनिशियल मींस टेल इज नोन एज द कोइनिशियल वेक्टर। या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, सपोज एक वेक्टर है ए बी, एक वेक्टर है ए सी, एक वेक्टर है ए डी, तो हम इन वेक्टर को भी कोइनिशियल वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये इनकी इनिशियल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट मींस टेल है, और इन सब का जो टेल है वो एक जैसा है। इसी के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? तो हम कहते हैं वो वेक्टर्स जो सेम पॉइंट पे लाई करें, या वो वेक्टर जो आपस में पैरेलल हों। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, दोज वेक्टर्स विच लाइज ऑन सेम पॉइंट या लाइन आर अ पैरेलल लाइन। यानी अब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करें ये वेक्टर्स हैं, ये मैंने वेक्टर्स बनाए हैं बहुत सारे। ये वेक्टर्स हैं ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, ये वेक्टर है डी। तो अब आप कैसे समझ सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। इस सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कोलिनियर हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई वेक्टर सी और वेक्टर डी आपस में कोलिनियर हैं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, और ये दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर हमारे जो हैं कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अब कोलिनियर वेक्टर्स में अब हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर्स की। तो जब हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं दोज वेक्टर्स having same direction, those vectors having same direction और यहाँ पे भी है, इसका मतलब है यहाँ पे जो है वो 15 होना चाहिए, ताकि अगर हम उसमें से 5 कॉमन लें तो बाकी जो है वो 3 बचे। तो इसका मतलब है b का वैल्यू जो है यहाँ पे 15 होना चाहिए। अब अगर आप वैल्यू रख के देखेंगे, a = 2 आए, b की जगह 3k, और यहाँ पे अगर आप रखेंगे 10 आए, 15j प्लस 15k, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2 आए
3j प्लस 3k, तो इसका मतलब होगा इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है 0 होगी, और हम ये कहेंगे कि भाई a का वैल्यू 3 होना चाहिए और b का वैल्यू 5 होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी होगा। इसके बाद अब क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 10 एंड 15। इसका मतलब है सबसे पहले हम मैक्सिमम देखेंगे, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट हमारा 25 हो सकता है जो a प्लस b से मिलेगा, और मिनिमम रिजल्टेंट हमारा 5 हो सकता है। मिनिमम 5 होगा, मैक्सिमम 25, इनके बीच वाले जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो हमारा रिजल्टेंट हो सकते हैं। अब देखें 18, तो 18 हो सकता है क्योंकि 18 5 और 25 के बीच में आएगा। 25 खुद है तो हो सकता है। 30, तो 30 नहीं हो सकता क्योंकि 30 इससे बाहर चला जाएगा, तो इसका मतलब है 30 इसका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट ऑफ 8। कौन से ऐसे फोर्स हैं जो आपको रिजल्टेंट 8 दे सकते हैं। अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 देंगे और कम से कम 1 देंगे, तो इसका मतलब है कम से कम आपको 3 देंगे, तो आपको रिजल्टेंट चाहिए 8 7 से बड़ा है तो ये आपको पेयर कभी भी नहीं दे सकता। इसके बाद इसको देखें तो मैक्सिमम कितना है 18, मैक्सिमम 22 और मिनिमम 18, आपको रिजल्टेंट चाहिए 8 भी इनके बीच में नहीं आता है। अब आप अगर इसको देखें तो इसका मैक्सिमम कितना होगा 9 और मिनिमम कितना होगा 3, तो जो 8 है वो 9 और 3 के बीच में आता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पेयर आपको रिजल्टेंट दे सकता है। इसके बाद क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ एक्स वाई। देखें मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वेक्टर जो होगा उसका क्या होगा, जो इसकी इनिशियल पॉइंट है वो टर्मिनल हो जाएगी और जो टर्मिनल पॉइंट है वो इनिशियल हो जाएगी, यानी एक्स वाई का जो नेगेटिव होगा वो वाई एक्स होगा, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। इसी के साथ इस क्वेश्चन को देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 10 एंड 25, 10 एंड 15 एंड देयर रिजल्टेंट इज 25, और इनका रिजल्टेंट 25 है, तो इनके बीच में एंगल क्या है। तो आप देख रहे हैं कि हम इनका रिजल्टेंट ऐसे निकाल रहे हैं, 10 प्लस 15 मीन्स 25। इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं और इनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। नंबर 1 यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है, तो हम कहते हैं अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब थोड़ा सा आप लॉजिकल हो जाएं, हम लॉजिकली ऐसे डेफिनेशन बताते हैं, हम कहते हैं ऐसा वेक्टर जो हमें मिले जब हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं अ वेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड, अ वेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड by dividing a vector with its own magnitude। तो ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। मतलब कहने का ये है कि सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर है a और हम इस वेक्टर को a के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से जो एक वेक्टर बनेगा इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो a हमारा जो है वो यूनिट वेक्टर है। किसका यूनिट वेक्टर है, a का, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से शो किया जाता है। फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसे i, j एंड k, ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। और ये जो i j के हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, ये i जो यूनिट वेक्टर है ये अलॉन्ग x एक्सिस होता है, और जो j यूनिट वेक्टर है ये अलॉन्ग y एक्सिस होता है, और जो k यूनिट वेक्टर है ये अलॉन्ग z एक्सिस होता है। यूनिट वेक्टर के लिए एक पॉइंट नोट कर दें। अब थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पे देखें, तो सपोज करें कि भाई ये हमारे पास एक वेक्टर है। अगर हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो इस वेक्टर के पास बाकी क्या बचा, डायरेक्शन बचा। तो यूनिट वेक्टर की एप्लीकेशन क्या है, तो हम कहते हैं यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमेशा किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। सो
it means unit vector. It shows the direction of a vector. सपोज अगर मैं कहता हूं कि भाई P जो है यूनिट वेक्टर है Q का, अगर P यूनिट वेक्टर है Q का तो इसका मतलब है P डायरेक्शन बताएगा Q का, यानी P और Q का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, और फिजिक्स में हम i j k को यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं। और ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ, i j and k are unit vectors which are mutual perpendicular to each other। ये पॉइंट भी थोड़ी सी नोट कर लें भाई। आई जे के जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, पर इनमें क्या प्रॉपर्टी है कि ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। यानी अगर मैं पूछूं आपसे भाई आई और जे के बीच में एंगल क्या है तो आप कहेंगे 90 डिग्री। मैं अगर आपसे पूछूं जे और के बीच में एंगल क्या है तो आप कहेंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। बात आ रही है समझ में? तो इसी तरीके से अब एक पॉइंट और हम नोट करेंगे। देखें, जब कोई भी हम वेक्टर लिखते हैं, सपोज करें हम वेक्टर ए लिखना चाहते हैं, तो कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? देखें, अगर हम वेक्टर ए लिखना चाहते हैं तो वेक्टर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम ऐसे शो करते हैं, ये भाई मैग्नीट्यूड हो गया, और उसी के साथ हम लगाते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन देगा? यूनिट वेक्टर देगा। तो वेक्टर को लिखने का तरीका ये होगा कि भाई हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये बताएगा मैग्नीट्यूड और ये हमें बताएगा, ठीक है, डायरेक्शन। सपोज करें मैं आपको कहता हूं कि भाई ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे ए, और मैग्नीट्यूड मैंने बताया है भाई इसका 4 है, और अलोंग एक्स एक्सिस मतलब यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा? आई आएगा। इसी तरीके से मैं अगर आपको कहूँ भाई एक वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड है 20, और ये जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, तो आप इसको लिखेंगे 20j। इसी तरीके से हम इसको जो है वो यानी लिख सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर के मुतालिक है। इस तरीके से आप इसको जो है वो नोट करें, तो फिर हम इस पे MCQs भी करते हैं। अच्छा, अब हम इस पे यूनिट वेक्टर पे कुछ MCQs करते हैं। ये MCQs कुछ ऐसे भी हैं जो मेडिकल की टेस्ट में भी आए हैं, कुछ इंजीनियरिंग की टेस्ट में भी आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू वेक्टर, यानी इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है हमारे पास। अब देखें वेक्टर हमारे पास क्या है, तो हम ऊपर वेक्टर लिखेंगे 2i + 3j + k, नीचे मैग्नीट्यूड। तो पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखा था। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये 1, 9 होगा। 9 का रूट क्या आएगा? 3। तो अब हम इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये 3 जो है वो सबसे डिवाइड हो सकता है, हर एक से डिवाइड हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सबसे डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3i, 2/3j और 1/3k। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो हमने वेक्टर को मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया। पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला जो 3 था, और फिर हमने इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखें, ये मेरान यूनिवर्सिटी में आ चुका है। अ वेक्टर ए हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 यूनिट, देन इट्स यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारा ये ए है,
और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 4, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो A/4 इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 10 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखें, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात होगी तो हमें सिर्फ वो वेक्टर देखना है जिसमें अकेला आई लगा हो, यानी जिस वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आई होगा वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। पर अगर हमें कह रहा है नहीं वाई एक्सिस के साथ पैरेलल चाहिए, तो फिर हमें वो देखना पड़ेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जे हो। इसी तरीके से जेड एक्सिस में कहे पैरेलल तो सिर्फ और सिर्फ के हो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो और वो पैरेलल किसके साथ हो, एक्स एक्सिस के साथ। तो अब हम देखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे आई जो है अकेला वो इस ऑप्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो 10 है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी द वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बिकम्स नॉर्मल टू वाई एक्सिस। अब देखें, जब नॉर्मल की बात होगी ना, जब आपको बोला जाएगा कि भाई नॉर्मल टू वाई एक्सिस हो, तो नॉर्मल टू वाई एक्सिस में आप पॉइंट नोट करें, अगर नॉर्मल टू वाई एक्सिस कह रहा है तो उसमें वाई यानी जे नहीं होना चाहिए, बाकी उसमें भले आई होना चाहिए, भले उसमें के होना चाहिए, पर उसमें जे नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल टू वाई एक्सिस कहेगा, अगर नॉर्मल टू वाई एक्सिस है, नॉर्मल टू वाई एक्सिस मीन्स इट शुड बी फ्री फ्रॉम जे, वो जे से फ्री होना चाहिए। अगर नॉर्मल टू एक्स एक्सिस हो तो फ्री फ्रॉम आई, अगर नॉर्मल टू जेड एक्सिस हो तो फ्री फ्रॉम जे, फ्री फ्रॉम के। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि नॉर्मल टू वाई एक्सिस हो, यानी हमें वो वेक्टर देखना है जिसमें जे इन्वॉल्व नहीं हो, यानी जिसमें वाई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे, तो अब देखें, तो हम फ्री फ्रॉम जे करना चाहते हैं और जे से हमारा ये वेक्टर फ्री तब हो सकता है जब बी का वैल्यू 0 हो, यानी हम कह सकते हैं बी का वैल्यू 0 हो, ए का वैल्यू नॉन ज़ीरो हो और बी का वैल्यू भी नॉन ज़ीरो हो। यानी सही चॉइस क्या है कि बी का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए। अब आप चॉइस ए देखें, ए नॉन ज़ीरो सही है, बी नॉन ज़ीरो तो ये गलत है, क्योंकि बी का वैल्यू हमें 0 रखना है, तो ये गलत हो गया। ए 0 भले ए 0 हो, कोई इशू नहीं है, बी नॉन ज़ीरो तो ये गलत है, बी का वैल्यू हमें 0 रखना है। उसके बाद सी, ए नॉन ज़ीरो ठीक है, बी 0 ठीक है, सी 0 ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो इसी के साथ एक ऑप्शन में और भी रखूँगा, जहाँ पे ई ऑप्शन होना चाहिए, बोथ सी एंड डी। अच्छा आप देखें तो ये चॉइस बिल्कुल सही है, यानी ए का कोई भी वैल्यू हो सकता है नॉन ज़ीरो, बी का वैल्यू 0 होगा और सी का वैल्यू भले 0 हो, उससे कोई इशू नहीं है। डी ऑप्शन देखें, ए का वैल्यू नॉन ज़ीरो सही है, बी का वैल्यू 0 ये सही है और सी का वैल्यू नॉन ज़ीरो, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये दो चॉइसेस हमारी हो सकती हैं, तो इसीलिए ऑप्शन है ई, बोथ सी एंड डी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट एंड नॉर्मल टू जेड एक्सिस। अब जब मैंने कहा है नॉर्मल टू जेड एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम के। तो हम वो वेक्टर देखेंगे जिसमें के ना हो। तो अब हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये दो वेक्टर ऐसे हैं जिसमें के नहीं है, बाकी ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। यानी ये दो वेक्टर्स हैं जो z के साथ जो हैं नॉर्मल हैं या परपेंडिकुलर हैं। पर अब हमें दूसरी रिक्वायरमेंट भी देखनी है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 हो जाएगा और 100 का रूट 10 होगा। पर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 4 होगा, ये 64 होगा, ये 68 होगा और इसका अंडर रूट 10 नहीं आएगा। यानी ये जो ऑप्शन बी है ये हमारी सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को नहीं लेंगे, हम ऑप्शन ए करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखें आप, जो कि
मेडिकल की यानी एमकेट में आ चुका है 2-3 मरतबा। क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी ऐसा वेक्टर फाइंड करो, सपोज कर लो ये वेक्टर x है, इस वेक्टर x के पास क्या होना चाहिए, इसके पास मैग्नीट्यूड b का होना चाहिए। तो हम लिखेंगे भाई इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड b का होना चाहिए, और ये पैरेलल किसके साथ होना चाहिए, a के साथ। जिसके साथ पैरेलल होना चाहिए यानी उसका हम क्या उठाएंगे, यूनिट वेक्टर उठाएंगे। बात थोड़ी सी समझ लें, ये कह रहा है कि ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसके पास मैग्नीट्यूड b का हो और वो पैरेलल a के साथ हो। तो हमने क्या किया, b का मैग्नीट्यूड रखा है और a का हमें डायरेक्शन उठाना है, और किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन उठाने के लिए हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। अब b का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सपोज अगर हम b का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो b का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें, -3 का स्क्वायर करें, तो ये 4 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 49 और 49 का रूट क्या आएगा 7, यानी b की जगह मैग्नीट्यूड की जगह हम 7 रखेंगे। और बाकी a यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड हमने बार बार निकाला है, 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें, 4 + 4 + 1 9, और 9 का रूट आएगा 3, यानी इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 के साथ। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 7 को 2 से करेंगे 14/3i आएगा, 14/3j आएगा, और 7/3k आएगा। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो A होगा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में। अब ये क्वेश्चन देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये जो वेक्टर है 2i + 6j + ak ये यूनिट वेक्टर हो जाए। अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये a यूनिट वेक्टर हो जाए तो इसका मतलब है इसका जितना भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यानी इसका यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये 2/7i है, ये 6/7j है, और ये +ak है। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई a का वैल्यू क्या रखें ताकि ये वेक्टर जो है हमारा यूनिट वेक्टर बन जाए। तो अगर ये यूनिट वेक्टर बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं, ax², ay², az²। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि a हमारा यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और x कंपोनेंट दिया जा रहा है 2/7, y कंपोनेंट 6/7, और z कंपोनेंट हमें फाइंड करना है। तो ये 1 हो गया, 4/49, 36/49, और प्लस ये az² हो गया। अब ये वहाँ जाएगा तो माइनस करेगा az²। अब आपको पता है इसका LCM 49 होगा, इसके नीचे 1 है, तो ये 49 -4 -36 az²। अब ये 40 हो जाएगा, और 40 में से 49 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9/49 az। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 49 का 7। इसका मतलब है कि ये जो हमारी a थी, जो यहाँ पे हमारी a थी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे a², ऐसे भी लिख सकते थे इसको a² और a²। तो अब हमें पता चला है कि भाई जो हमारा a² है वो हमारा जो a है वो बराबर होना चाहिए 3/7 के। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3/7 होगा। तो ये सारे MCQs जो थे वो यूनिट वेक्टर पे थे। अच्छा, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट करें और जो MCQs मैंने डिस्कस किए हैं उनको भी देख लें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।